गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस सेशन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस में से एक महत्वपूर्ण किंगडम प्रोटिस्टा। हमने प्रीवियस वीडियो में 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस में किंगडम मोनेरा का डिटेल से अध्ययन किया था। आज हम सेकंड किंगडम प्रोटिस्टा का डिटेल से अध्ययन करेंगे। आप सब जानते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस आर.एच. व्हिटेकर ने 1969 में दिया था। आर.एच. व्हिटेकर जिन्हें पंच जगत के पिता कहा जाता है, या आप कह सकते हैं जो पंच जगत संकल्पना थी उनके प्रस्तावक और निर्माता आर.एच. व्हिटेकर को माना जाता है, जो कि एक अमेरिकन टैक्सोनॉमिस्ट थे। किंगडम प्रोटिस्टा की बात करें तो किंगडम प्रोटिस्टा सर्वप्रथम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस में 3 किंगडम क्लासिफिकेशंस में देखने को मिला था, जहां अर्नस्ट हैकेल ने 1866 में किंगडम प्रोटिस्टा को सेपरेट किंगडम के तौर पे स्टेबलाइज किया था। अर्थात त्रिजगत वर्गीकरण में जगत प्रोटिस्टा का ओरिजिन हुआ या उद्भव हुआ। तो किंगडम प्रोटिस्टा अर्नस्ट हैकेल ने दिया था। तो आपको ये ध्यान रखना है, अर्नस्ट हैकेल एक टैक्सोनॉमिस्ट थे जिन्होंने 1866 में किंगडम प्रोटिस्टा को प्रस्तावित किया। हम बात करते हैं आज किंगडम प्रोटिस्टा के जनरल कैरेक्टर्स की। तो किंगडम प्रोटिस्टा में कुछ निम्न प्रकार के जनरल कैरेक्टर्स देखे जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किंगडम प्रोटिस्टा की, तो किंगडम ऑफ ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, अर्थात ये एकमात्र ऐसा किंगडम है जिसमें यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म को सम्मिलित किया जाता है। आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा, किंगडम मोनेरा में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को तो इंक्लूड किया जाता था, परंतु उनमें यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को सम्मिलित किया जाता था, जैसे बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया है, इनके अलावा आप कह सकते हैं एक्टिनोमाइसिटीज है, उनको सम्मिलित किया गया था। लेकिन यहाँ यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को सम्मिलित किया जाता है। अर्थात आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कई बार एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा किंगडम है जिनमें यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म को सम्मिलित किया जाता है। तो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बेहद इंपॉर्टेंट है। यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स की बात होती है तो किंगडम प्रोटिस्टा आपको ध्यान में होना चाहिए। किंगडम मोनेरा में हमने यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट को सम्मिलित किया था, और यहाँ यूनिसेलुलर यूकैरियोट को सम्मिलित किया जाता है। यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में डिफरेंस आपको पता होगा। प्रोकैरियोट्स जिनमें प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, या आप कह सकते हो जिनमें न्यूक्लियस क्लियर नहीं होता है, वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। जैसे बैक्टीरिया में जिनमें न्यूक्लियस स्पष्ट नहीं होता है, ना ही उनमें केंद्रक झिल्ली देखने को मिलती है, और झिल्ली युक्त कोशिकांग भी अनुपस्थित होते हैं। तो हम बात करें यूकैरियोट्स की, तो यूकैरियोट्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है या क्लियर न्यूक्लियस होता है, और इनमें केंद्रक झिल्ली भी उपस्थित होती है या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी उपस्थित होती है, और साथ में दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम आदि भी उपस्थित होते हैं। तो यूकैरियोट सेल्स वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें एक सुस्पष्ट केंद्रक झिल्ली सहित होता है। नेक्स्ट बात करें किंगडम प्रोटिस्टा के और कुछ कैरेक्टर्स की, तो मोस्ट ऑफ देम आर एक्वेटिक, अधिकांश थे प्रोटिस्टा किंगडम में आने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये जलीय होते हैं, और जलीय में भी अधिकांश थे समुद्री जलीय, जिसे आप मराइन
वाटर हैबिटेट कह सकते हैं। तो मरीन वाटर हैबिटेट वाले ऑर्गेनिजम्स किंगडम प्रोटिस्टा की विशेष पहचान है। इनमें से भी अधिकांशतः जो जलीय जीव होते हैं वो प्लैंकटन के रूप में पाए जाते हैं, जिन्हें प्लवक कहते हैं। तो प्लवकों के रूप में जलीय जीव किंगडम प्रोटिस्टा में देखने को मिलते हैं। और ये प्लवक ही आप कह सकते हैं कि पृथ्वी पर सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण की जो क्षमता होती है वो इन प्लवकों में या प्लैंकटन्स में देखने को मिलती है। और ये प्लैंकटन्स किंगडम प्रोटिस्टा में उपस्थित होते हैं, जैसे ये डाइटम्स के रूप में या डेस्मिड्स के रूप में उपस्थित होते हैं। तो डाइटम्स और डेस्मिड्स जो सी या ओशियन में देखने को मिलते हैं, ये संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का 80% फोटोसिंथेसिस करने का कार्य करते हैं। अर्थात संपूर्ण पृथ्वी पर जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसका 80% प्रकाश संश्लेषण केवल डायटम्स या डेस्मिड्स में देखने को मिलता है, जो कि प्लैंकटन के फॉर्म में होते हैं और किंगडम प्रोटिस्टा के ऑर्गेनिज्म है। नेक्स्ट बात करें तो डबल एनवलप सिस्टम इनमें देखने को मिलता है, अर्थात दोहरा आवरण युक्त सजीव इनमें पाए जाते हैं। दोहरे आवरण से मतलब है कि इनमें कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति दोनों देखने में मिलती है। अगर हम बात करें कुछ ऑर्गेनिजम्स की, जैसे डाइनोफ्लैजिलेट है, डाइटम है और गोल्डन ब्राउन एल्गी है, इन तीनों में सेल वॉल के साथ साथ सेल मेम्ब्रेन भी उपस्थित होती है। तो आप कह सकते हैं डाइनोफ्लैजिलेट, डाइटम्स, गोल्डन ब्राउन एल्गी, इनमें कोशिका भित्ति के साथ साथ कोशिका झिल्ली भी उपस्थित होती है। इनके अलावा अगर हम बात करें यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोन्स की, तो इनमें सामान्यतः सेल वॉल देखने को नहीं मिलती है या सेल वॉल एब्सेंट होती है और केवल सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली इनमें देखने को मिलती है। तो आप कह सकते हैं कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डबल एनवलप सिस्टम शो करते हैं, जिनमें डाइनोफ्लैजिलेट, डायटम्स और गोल्डन ब्राउन एल्गी को सम्मिलित करते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करें तो प्रेजेंस ऑफ ट्रू न्यूक्लियस, यहाँ स्पष्ट या वास्तविक या सत्य केंद्रक उपस्थित होता है, जो कि एक यूकैरियोटिक सेल्स की विशेषता होती है। वैक्यूल्स या धानियाँ उपस्थित होती है और साथ में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स उपस्थित होते हैं, अर्थात झिल्ली युक्त कोशिकांग उपस्थित होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काई, अंतःप्रदेश जालिका, लाइसोसोम एक्सेट्रा। साथ ही अगर हम बात करें राइबोसोम की, तो राइबोसोम्स भी इनमें ATS प्रकार के राइबोसोम्स देखने को मिलते हैं। अर्थात आप कह सकते हो कि ATS राइबोसोम्स इनमें उपस्थित होते हैं और ATS राइबोसोम्स यूकैरियोट ऑर्गेनिजम्स की विशेषता होते हैं। तो 80S राइबोसोम्स देखने को मिलते हैं और इनके कुछ सेल ऑर्गेनेल्स जो कि सेल के भीतर उपस्थित होते हैं, जिन्हें हम सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स कहते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। इनमें पाए जाने वाले जो राइबोसोम्स का टाइप होता है वो 70S प्रकार का होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड या लवक में 70S प्रकार के राइबोसोम्स भी देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बात करें हम लोकोमोशन विथ द हेल्प ऑफ फ्लैजिला। इन ऑर्गेनिजम्स में, अर्थात जो किंगडम प्रोटिस्टा के ऑर्गेनिजम्स है, डिनोफ्लैजिलेट, डाइटम, गोल्डन ब्राउन एल्गा, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोन्स, इनमें सभी में लगभग फ्लैजिला, सीलिया और स्यूडोपोडिया गमन अंगों के रूप में या लोकोमोटरी ऑर्गन के रूप में उपस्थित होते हैं। जैसे हम बात करें फ्लैजिला की, तो फ्लैजिला फ्लैजिलेट एनिमल में देखने को मिलते हैं, जो कि प्रोटोजोआ की एक क्लास है फ्लैजिलेटा। उसमें फ्लैजिला मेन लोकोमोटरी ऑर्गन के रूप में उपस्थित होती है, जिसका बेटर एग्जाम्पल है यूग्लिना। इसके अलावा सीलिया, तो सीलिया भी एक प्रोटोजोन्स के वर्ग में देखने को मिलती है, जिसे सीलिएटा कहते हैं, या वर्ग सीलिएटा में सीलिया मुख्य गमन अंग के रूप में उपस्थित होते हैं। जैसे हम बात करें
पैरामीशियम की, तो पैरामीशियम में सीलिया गमनांगों के रूप में उपस्थित होते हैं और सीलिया के मध्य में एक छोटी सी कैविटी देखने को मिलती है जिसे ग्लैट कहते हैं और इस ग्लैट के द्वारा ही ये भोजन को अपने शरीर के भीतर लेते हैं। तो जो गुहा होती है ग्लैट के रूप में, उस गुहा से ही जो फूड पार्टिकल्स है वो भीतर की तरफ प्रवेश करते हैं। इनके अलावा स्यूडोपोडिया भी जो प्रोटोजोन्स होते हैं जिन्हें हम अमीबोइड प्रोटोजोन्स कहते हैं, उनमें स्यूडोपोडिया देखने को मिलते हैं जो कि लोकोमोटरी ऑर्गन के साथ साथ फीडिंग में भी सहायक होते हैं। तो स्यूडोपोडिया गमन और भोजन दोनों में सहायता करते हैं। तो हम बात करें किंगडम प्रोटिस्टा के ऑर्गेनिजम्स की, तो इनमें फ्लैजिला, सीलिया और स्यूडोपोडिया देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें इनके फॉर्मेशंस की, तो ये ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। फ्लैजिला, सीलिया और स्यूडोपोडिया तीनों ही प्रकार के लोकोमोटरी ऑर्गन एक विशेष प्रकार की प्रोटीन जिसे ट्यूबुलिन प्रोटीन कहते हैं, उस ट्यूबुलिन प्रोटीन्स से मिलकर बने होते हैं। अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो सीलिया और फ्लैजिला का जो स्ट्रक्चर होता है वो 9+2 अरेंजमेंट शो करता है, अर्थात आप कह सकते हो कि 9+2 व्यवस्था इनमें देखने को मिलती है, जिनमें 9 पर उपस्थित होते हैं और 2 इसके केंद्रक में उपस्थित होते हैं। इस प्रकार 9+2 अरेंजमेंट ये शो करते हैं। एक महत्वपूर्ण कैरेक्टर्स है, इसमें न्यूट्रिशन विशेष प्रकार के देखने को मिलते हैं, जैसे फोटोसिंथेटिक अर्थात प्रकाश संश्लेषी प्रकार का न्यूट्रिशन या पोषण इनमें देखने को मिलता है, जिसे आप सामान्यतः ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कह सकते हैं या स्वपोषी प्रकार का पोषण कह सकते हैं। क्योंकि डिनोफ्लेजिलेट डाइटम्स और गोल्डन ब्राउन एल्गी में क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है, जिसकी सहायता से ये अपने भोजन का निर्माण या कार्बनिक पदार्थों का निर्माण स्वयं कर सकते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपने भोज्य पदार्थों का या फूड स्टफ का फॉर्मेशन स्वयं कर सकते हैं, उन्हें हम ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में डिफाइन करते हैं। तो फोटोसिंथेटिक या ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। होलोजोइक प्राणी संभोजी प्रकार का न्यूट्रिशन भी ये शो करते हैं, अर्थात हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन भी इनमें देखने को मिलता है या विषमपोषी प्रकार का पोषण भी इनमें देखने को मिलता है, या आप कह सकते हैं अन्य जंतुओं की तरह ये दूसरे ऑर्गेनिज्म पर अपने भोज्य पदार्थों के लिए निर्भर रहते हैं। तो होलोजोइक प्राणी संभोजी प्रकार का इनमें न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। साथ ही इनमें एब्जॉर्प्टिव प्रकार का न्यूट्रिशन भी देखने को मिलता है, जिनमें एब्जॉर्प्टिव में सेप्रोट्रोपिक, जिसे हम सेप्रोफिटिक भी कह सकते हैं, और पैरासिटिक दोनों प्रकार का न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। सेप्रोफिटिक या सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन डेड और डिके मटेरियल्स के रूप में पाया जाता है। तो डेड और डिके मटेरियल्स पर जो ऑर्गेनिजम्स सर्वाइव करते हैं उनमें सेप्रोफिटिक या सेप्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। अगर हम किंगडम प्रोटिस्टा की बात करें तो स्लाइम मोल्ड्स इस प्रकार का न्यूट्रिशन शो करते हैं। अगर हम बात करें पैरासिटिक टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, तो कुछ प्रोटोजोन्स होते हैं जो होलोजोइक या तो जंतु संभोजी या प्राणी संभोजी प्रकार का न्यूट्रिशन शो करते हैं या परजीवी प्रकार का न्यूट्रिशन शो करते हैं। तो पैरासिटिक या होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्रोटोजोन्स की विशेषता है। तो आप कह सकते हैं इनमें दोनों प्रकार का पोषण देखने को मिलता है, जिसे आप ऑटोट्रोपिक और हेट्रोट्रोपिक कह सकते हैं, स्वपोषी और विषमपोषी दोनों कह सकते हैं। तो मिक्सोट्रोपिक प्रकार का मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनमें देखने को मिलता है, अर्थात इनमें प्राणी संभोजी और पादप संभोजी दोनों प्रकार का मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। अतः इसे मिक्सोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाले ऑर्गेनिजम्स भी कहते हैं। नेक्स्ट बात करें तो रिजर्व फूड मटेरियल्स इनमें स्टार्च के रूप में उपस्थित होता है। अगर हम आरक्षित खाद्य पदार्थ की बात करें या संचित खाद्य पदार्थ की बात करें तो ये स्टार्च
पैरामाइलम, ग्लाइकोजन और वसा अणुओं के रूप में देखने को मिलता है। तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि इनमें जो संचित खाद्य पदार्थ होता है वो स्टार्च, पैरामाइलम, ग्लाइकोजन और वसीय अणुओं के रूप में देखने को मिलता है। साथ में बात करें हम रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें देखने को मिलता है। दोनों ही प्रकार का रिप्रोडक्शन इनमें देखने को मिलता है, जिनमें एसेक्सुअल प्रकार का जो रिप्रोडक्शन है ये कॉमन है, अर्थात सामान्यतः इनमें एसेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें सेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलता है। बात करें इनके जेनेटिक मटेरियल्स की, तो जेनेटिक मटेरियल्स कंजिस्ट ऑफ 2 to several क्रोमोसोम। इनके आनुवंशिक पदार्थ में 2 या 2 से अधिक गुणसूत्र देखने को मिलते हैं, जबकि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था किंगडम मोनेरा में जो जेनेटिक मटेरियल था उसमें केवल सिंगल प्रोक्रोमोसोम्स उपस्थित होता था, केवल एक गुणसूत्र उपस्थित होता था, जबकि यहाँ 2 गुणसूत्र देखने को मिलते हैं या 2 से अधिक क्रोमोसोम भी इन ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिल सकते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा के एग्जाम्पल की बात करें तो मुख्य ऑर्गेनिजम्स में डिनोफ्लेजिलेट्स, डाइटम्स, गोल्डन ब्राउन एल्गी, यूग्लिनोइड्स, स्लेम मोल्ड्स और प्रोटोजोन्स देखने को मिलते हैं। प्रोटोजोन्स में भी अमीबोइड, सीलिएट्स, फ्लैजिलेट्स और स्पोरोजोन्स प्रकार के प्रोटोजोन्स इनकी विशेषता है। तो स्टूडेंट्स, ये थे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस में सेकंड किंगडम प्रोटिस्टा के महत्वपूर्ण लक्षण। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप इसे अधिक से अधिक लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको मेरे नए नए वीडियो के नोटिफिकेशंस समय पर मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद।